हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और जिसमें मैं आपको 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके नीट और एम सिलेबस के भी मैचिंग है, एक टॉपिक यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है तो इस पे मैंने आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग सबसे मज़ेदार जो लेक्चर सीरीज़ थी वो बेस थी कि डीएनए को कैसे एज ए जेनेटिक मटेरियल उसकी कैसे डिस्कवरी हुई और डीएनए में जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, जेनेटिक मटेरियल का क्या क्राइटेरिया है। तो ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो है हम जो है अपने लेक्चर के उस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि जब हम ये बोलते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात प्रूवन हो गई है। ये हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये 1952 में ये प्रूवन हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो एक जेनेटिक मटेरियल होने का जो क्राइटेरिया था, जो क्राइटेरिया की हम बात करते थे कि अगर कोई मॉलिक्यूल, जबकि हमें पता है कि बायोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल की है, बायोलॉजी मॉलिक्यूल से जो है ऑर्गेनाइज है, क्योंकि आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ रखा है। तो हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल की जो 4 क्राइटेरिया थी, उन 4 क्राइटेरिया में से पहली क्राइटेरिया क्या है? रेप्लिकेशन। सेकेंड वन क्या है? म्यूटेशन। थर्ड वन क्या है? केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी। ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट वन क्या है कि कैसे वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो आगे से आपको ये चारों क्राइटेरिया पे बेस्ड टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में। जैसे पहला जो टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए खुद की कॉपी बनाए। ये जो डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, इसका मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे दिया है अपने अर्लीस्ट लेक्चर में। जो आपके पीछे के लेक्चर हैं उसमें थोड़ा आपको समझा दिया था कि डीएनए का खुद का कॉपी बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सेल डिवीज़न के समय ये ज़रूरी है कि पेरेंट में जैसे कैरेक्टर हैं वैसे ही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाएं। इसलिए पेरेंट के डीएनए के जैसा ही ऑफस्प्रिंग में डीएनए हो और इसके लिए पेरेंट के डीएनए की एक कॉपी ऑफस्प्रिंग में जाना चाहिए। इस प्रोसेस पर्टिकुलर को इनहेरिटेंस बोलेंगे। इनहेरिटेंस के रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल जो है डीएनए है, इसलिए चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल से ये तो मैंने रिकैप कर दिया, ये आपको पता था। आज का जो उसमें टॉपिक पर्टिकुलर है कि हम क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट रेप्लिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम फोकस रेप्लिकेशन पे ही करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको ये लेक्चर जो है आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को लाइक करिए और डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने स्टडी ग्रुप में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो उठा सके इस मेरे लेक्चर सीरीज से। तो अभी देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने टॉपिक जो सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है आपका रेप्लिकेशन का टॉपिक। यहाँ देखिए, जो एक बार मैं रेप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। यहाँ रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक तरीके की कॉपी मैकेनिज्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डीएनए पेरेंट्स में है, जो पेरेंट्स का डीएनए है उसकी कॉपी करके एक कॉपी ऑफस्प्रिंग के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, यानी ऑफस्प्रिंग का डीएनए होगा। अब आपको एक बात पता है कि डीएनए में इनबिल्ड होता है जीन। ठीक है, डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो जब डीएनए पेरेंट्स के डीएनए की कॉपी आप करेंगे तो इनडायरेक्टली आपने इसमें जीन्स को भी कॉपी कर दिया।
और जीन्स कैरी करते हैं कैरेक्टर को, ठीक है, एक जीन्स कैरेक्टर को कॉपी करता है, तो ऑफस्प्रिंग में भी ये कैरेक्टर आ जाएंगे। इसी बात को आप बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी तक का स्टडी में ये कंफर्म हुआ है कि डीएनए एक पॉलीमर है, ठीक है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। मोर स्पेसिफिकली अगर बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड में है और हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स के फॉर्म में है, जो वाटसन क्रिक का मॉडल था, 3D मॉडल, जो वाटसन क्रिक का 3D मॉडल है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि हम जो है बात को समझने के लिए ना इसे 2D में थोड़ा प्रेजेंट करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा प्रॉपर रहे। जैसे देखो कि मैंने ये डायग्राम वैसे पहले बनवाया है, लेकिन एक बार और देख लो। जैसे मान लो पेरेंट्स का ये डीएनए है, ये पेरेंट्स का डीएनए है, ठीक है। पेरेंट्स का डीएनए ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, और ये इसका एंटी पैरेलल होगा तो इधर 3 एंड होगा, इधर 5 एंड होगा। ये पेरेंट्स का डीएनए है और पेरेंट्स के डीएनए में कुछ जीन होंगे, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे जीन्स होंगे। ये लेंथ आप इतनी ना समझे, आपको मैंने बताया था कि जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के लेवल के लिए ये लेंथ बहुत बड़ी है। मॉलिक्यूल का 2 मीटर होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो जब ये डिवाइड होता है और इससे जो है 2 नए डीएनए बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए की दोनों जो पेरेंटल जो स्ट्रैंड हैं, ये स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती हैं। ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ठीक है। इसको आपने खोल दिया मॉलिक्यूल को। ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ये टेम्पलेट की तरह करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि इसी टेम्पलेट को यूज करके नया डॉटर डीएनए, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके ऊपर ही यहाँ डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ भी डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बात आप जानिए, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड में उसका जो सिंथेसिस है, इस मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस है, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है 5 एंड टू 3 एंड। यही डायरेक्शन होता है मॉलिक्यूल के सिंथेसिस का। वजह क्या है? वजह ये है कि जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसका मतलब पॉलीमेराइजिंग बॉन्ड, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी डायरेक्शन होती है 3 एंड टू 5 एंड। तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल की डायरेक्शन हो जाती है, जो मॉलिक्यूल है इसकी डायरेक्शन हो जाती है 5 एंड टू 3 एंड, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो सिंथेसिस होगी, इस पे एक स्ट्रैंड पे तो ये इजी सिंथेसिस होती है। जैसे ये स्ट्रैंड है 3 एंड टू 5 एंड, तो इस पे सिंथेसिस का डायरेक्शन ये 5 एंड टू 3 एंड, ये तो सही डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी खुद ही है 5 एंड टू 3 एंड, तो इस पे जो सिंथेसिस होगी वो देखो सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, इधर 5 एंड टू 3 एंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल की सिंथेसिस का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है
कि वो 5 एंड टू 3 एंड में ही होता है। ये जो जिसकी पोलैरिटी 3 एंड टू 5 एंड थी, इस पे जो सिंथेसिस होती है ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अभी ये सब आप जस्ट याद रखो, अभी मैं इन सब को डिटेल बताऊंगा, ठीक है। या फिर कॉन्टिन्यूअस, और ये जो है इसके लिए वर्ड है लैगिंग, क्योंकि ये स्लो होता है, लैग करता है, लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस। रियलिटी में जब इसका सिंथेसिस होती है तो ये सिंथेसिस फ्रैगमेंट में होती है, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होती है, बाद में उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो इसे लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। आफ्टर ऑल, अगर हमने मान लिया कि ये बन गए, ये डीएनए अगर इनकी फॉर्मेशन हो गई, तो इसमें एक फीचर ये आया, एक बात तो ये आई कि जो पेरेंट्स में जीन हैं वो दोनों में कॉपी हो गए, जीन जो है 100% दोनों में कॉपी हो गए। जो हमारा मेन मोटो था कि इनहेरिटेंस होना चाहिए, तो इनहेरिटेंस तभी होगा जब कैरेक्टर आएंगे, और कैरेक्टर का बेसिस जीन है, तो इसका मतलब जीन आना चाहिए। जीन आ गया, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल में ख़ास बात ये रही कि मॉलिक्यूल में ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर्टिकुलर को ही आप रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिका बनना बोलते हैं, जिसमें पेरेंटल डीएनए का 2 नए रेप्लिकेट बन गए, मतलब इसकी कॉपी बन गई। एक्चुअल में पेरेंट का डीएनए इसमें खुद इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 100% न्यू है। इसका मतलब कुछ ऐसे समझो कि जैसे आप किसी पेज को ना, आप किसी पेज का जीरोक्स कराने जाते हो, ठीक है, तो आप एक ओरिजिनल कॉपी रखते हो, और जब उससे कॉपी बनवाते हो तो दूसरी जीरोक्स कॉपी होती है। ओरिजिनल कॉपी 100% ओरिजिनल होती है, और जेरोक्स कॉपी 100% जेरोक्स होती है। बट डीएनए का रेप्लिकेशन इस टाइप का मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ ख़ास बात क्या है, यहाँ ख़ास बात ये है कि जो इसका रेप्लिकेशन हुआ है, इसमें ये जो 50% है, ये 50% ओल्ड या पेरेंटल डीएनए है, और जो 50% है ये न्यू या फिर डॉटर डीएनए है, ठीक है। इसे डॉटर डीएनए, इसे पेरेंटल डीएनए बोला जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि 50% डीएनए नया और 50% डीएनए न्यू है। इसके लिए एक वर्ड आता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये टर्म आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इनको आपको समझना है कि इन टर्म को हम किस रेफरेंस से यूज करते हैं। देखिए, आपको ना जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसमें जितने स्टैंडर्ड कीवर्ड यूज किए गए हैं, उन सारे कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है, उनका कैसे यूज होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप इन वर्ड से भागेंगे नहीं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये आप ही के लिए लिखे गए हैं, आप ही के लिए प्रिंट किए गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत टफ है, आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सेमी का मतलब होता है हाफ, 50%। कंजर्व का मतलब होता है रिस्टोर करना। तो 50% पुरानी जनरेशन का रिस्टोर है और 50% ही नया बना है। यानी ये जो कॉपी किया हुआ डीएनए है, ये जो कॉपी डीएनए है, इस कॉपी डीएनए में 50% ओल्ड और न्यू जनरेशन है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। सेकेंड प्रॉपर्टी एक और बुक में लिखी रहती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन इस तरीके से लिखा होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है।
या सेमी कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, एक पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड अगर आपको यूज किए जाए कि सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, तो उसका मतलब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बात हो रही है। और जब बात किया जाए सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसका मतलब है 50% पेरेंटल और न्यू डीएनए की बात की जा रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट को यूज किया गया है। इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है आपके सिलेबस में है। और मैंने आपके अर्लियर लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपको सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं उसको बहुत ख़ास तरीके से उसे खास फोकस करके आपको पढ़ना है, क्योंकि उन एक्सपेरिमेंट का वेटेज बहुत होता है। कभी कभी आपको पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस न पूछ के उस एक्सपेरिमेंट पे बेस क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आप अर्लियर क्लासेस के अर्लियर एग्ज़ाम का आप जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें जाके देखिए कि कैसे एक्सपेरिमेंट को नीट में क्वेश्चन को बेसिस बनाया गया है। इस वजह से एक्सपेरिमेंट को भी हम वही वेटेज देंगे जो बाकी कॉन्सेप्ट को देंगे। आपको बताया ही था कि एक्सपेरिमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एविडेंस है जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सारी कही गई बातें बेकार हैं अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो इसी वजह से उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे कि जब डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव नेचर यूज किया जाएगा, जब डीएनए में सेमी कॉन्टिन्यूअस यूज किया जाएगा, और रेप्लिकेशन कैसे जो है इसकी समरी आपको समझा दी। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, वो थोड़ा कुछ एक पॉइंट और है जो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं इनमें से जो नेसेसरी नहीं है उन्हें हटा रहा हूँ, बाकी छोड़ दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे। ठीक है, वैसे आप लोग इसको जो है बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ इसको आप नोट्स के फार्म में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इतना ही नोट्स की आपको ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट वन देखिए डीएनए में क्या होता है कि डीएनए एक, जैसे ये एक डीएनए है। ठीक है, डीएनए में ये एक लंबा मॉलिक्यूल है 5n3 एंड 5n3 एंड। ठीक है, इस डीएनए में जो रेप्लिकेशन है वो रैंडमली नहीं होता है। एक जो लंबा सा डीएनए होता है, इस डीएनए का अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 2.2 मीटर की हम बात कर रहे हैं, जो कि टूटा हुआ है 46 टुकड़ों में। ठीक है, या 23 पेयर में 23 पेयर ऑफ डीएनए है। ये बात आप समझते ही है, ये 2n है, ये n है। ठीक है, तो हमारा डीएनए कुछ ऐसा है। अब इसमें जो रेप्लिकेशन होता है ना, इसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट एक बड़े से डीएनए में कई सारे स्टार्ट पॉइंट होते हैं, इनको ओरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी का मतलब यही होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में जो आप एक वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, अभी बस याद रखिए ये, उस वेक्टर का इम्पोर्टेंस यही होता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है ओरी सेंटर को। विदाउट ओरी सेंटर रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको जानना है, बिना ओरी सेंटर के रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ओरी सेंटर का रोल क्या है? ओरी सेंटर पे ही कुछ एंजाइम्स यहाँ पे अटैच होती है। नेम आपको मेंशन नहीं है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। और इस एंजाइम का काम ये होता है कि आपको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। तो एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड की मेल्टिंग कर देते हैं। जब मेल्टिंग कर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे बबल बन जाएगी जो ओरी सेंटर है वहाँ पे। जैसे हमने 2 ओरी सेंटर दिखाए थे तो यहाँ पे 2 बबल बन गया। बाकी जगह पे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अभी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 बबल बन गया जहाँ पे एक्चुअल में रेप्लिकेशन होगा, और ये दोनों क्या थे, ओरी सेंटर थे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब क्या है कि आपके बुक में जो डायग्राम है वो इस बबल के आधे को दिखा रहा है। अगर इसको मैं इस तरीके से सेक्शनाइज कर दूं, इस तरीके से इसे कट कर दूं, तो जो डायग्राम निकल के आएगा, डायग्राम ऐसे होगा। ऊपर जो है देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे दिखेगी। एक ये 5n2 3 हो गया, दूसरा 5n2 3 हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि इसकी शेप फॉर्क जैसी है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, एक जो बबल है, ये जो एक बबल है, इस बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ऐसे कई सारे पॉइंट पे इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। यहाँ एक बात और कंफर्म कर दूं कि जब रेप्लिकेशन यहाँ होगा ना, तो जैसे आपको पता है एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसमें भी ऐसे कुछ होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 5n2 3n। ठीक है, इस तरीके से 2 डायरेक्शन में होता है, 5n2 और इसका 5n2 समझे इस बात को? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी दूसरी होती है, दूसरे की दूसरी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपको पता है एंटी पैरेलल इन नेचर होता है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन फॉर्क की जो बात हो रही है वो बबल से रिलेटेड है और बबल ओरी सेंटर से रिलेटेड है। एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ओरी सेंटर हो सकता है। अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हो, जनरली जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, इस प्रोकैरियोटिक डीएनए में जनरली जो है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक सिंगल ओरी सेंटर